नरमी सुस्ती का माहौल, हालांकि अब उसी स्तरों पे थोड़ा सा टिकने की, बचने संभलने की कोशिश कर रहा है और करेंसी में जो इम्प्रूवमेंट आया है उसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ा सहायता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा की कमज़ोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन 1:2.7 का है जो बिकवाली के पक्ष में अभी भी दिखाई दे रहा है। निफ्टी में आप नज़र डालेंगे तो बड़े दिग्गज स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, इन सब में 3.25 से 3.5% तक की कमज़ोरी है। HDFC, डिवीज़, अपोलो में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। और फ्यूचर्स का जो टॉप लूज़र है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब, करीब 9% की गिरावट। इंडिया बुल्स हाउसिंग में 9% की गिरावट। टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, ये सारे स्टॉक्स वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। और सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मार्केट में एक वीकनेस दिख रही है और दुनिया भर के जो संकेत हैं वो इसी तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। क्या आपका अप्रोच है इस वक्त निफ्टी पे? देखिए, थॉट वही है जो पिछले हफ्ते से कैरी किया है कि कहीं उछाल में बेचने की राय थी और हमारे स्टॉप लॉसेस जो हमने मॉडिफाई कर दिए थे 17,456.60 पे उस दिन के गैप अप के साथ, वो आई थिंक वो स्टांस मेंटेन रहेगा। लग रहा है कि 17,000 से 17,500 का दायरा है जो लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी उसमें। बट अब यहाँ पे देख लेते हैं। आई थिंक आज 17,000 के आसपास जो लेवल्स ट्रेड हो रहे हैं ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। हमारे शॉर्ट्स ऑलरेडी जो चल रहे हैं सिस्टम में, जिनके पास हैं, आई थिंक ट्रेड में बने रहें। स्टॉप लॉसेस को आज के लिए इनफैक्ट और बहुत एग्रेसिवली ट्रेल कर लें। और मेरा मानना है कि कहीं वापस हमको ये स्टॉप लॉसेस अब 200 पॉइंट नीचे लाने हैं। तकरीबन 17,256.60 पे आप ये स्टॉप लॉस ले आए इंट्राडे में। और अगर किसी कारण से इंट्राडे में ट्रिगर होता है तो जो भी मुनाफा है एक बार उसको हम बांधना चाहेंगे। बट ओवरऑल रुझान यही है कि उछाल में बेचने की राय है। 17,500, 17,600 के बहुत ज्यादा ऊपर अगर गया भी तो टिक नहीं पाएगा। और फिलहाल मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए 17,000 से 17,500 तक की रेंज रहेगी। 17,000 का जब डिसाइसिव ब्रेकडाउन आ जाता है तब मुझे लगता है कि नीचे के दायरे खुलेंगे। बट इन दैट मीन टाइम आई थिंक नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए 17,000 से 17,500 की एक ट्रेडिंग रेंज रहनी चाहिए। 17 से 17,500 की एक ट्रेडिंग रेंज। अगर डिसाइसिवली 17 के नीचे बंद होता है तब फिर नीचे की तरफ दायरे खुलेंगे और तब फिर एक नई कॉल आपके लिए मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल अगले 2-3 दिन 400-500 पॉइंट की रेंज में रहेगा। और बहुत नज़र रहेगी शाम को आने वाले TCS के रिजल्ट्स पे, क्योंकि IT का मूड टोनर वो सेट करेगा। अभी स्टॉक में आधे % की मजबूती है, लेकिन नतीजे कैसे आते हैं, कमेंट्री कैसी होती, इससे फिर आगे IT कंपनीज़ के बारे में तय होगा। और आज US में भी बहुत सारी घटनाक्रम होनी, वो भी हम नज़र पर रखेंगे। चलिए फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गौरव अरोड़ा हमारे साथ हैं दिल्ली से। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी बताइए। हाँ सर, बस मेरे को आपसे एक एडवाइस लेनी थी। मैंने कॉटन रेविस के शेयर खरीदे, 247 मेरी बाइंग है, 200। तो अभी मेरे को इसमें लॉस हो रहा है, तो आपसे बस यही एडवाइस लेनी थी कि मैं अभी होल्ड करूं या इविक्ट करूं इससे। ठीक है सर्वेंद्र जी, ग्रीव्स कॉटन और इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। 150 पे चल रहा है, उन्होंने काफ़ी ऊपर लिया था 247 पे। क्या करना चाहिए इनको? नुकसान ये कम होगा क्या? देखिए, यहाँ पे जो सेटअप बन रहे हैं अभी तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में मैं बोलूंगा कि एक यहाँ पे उछाल डेफिनेटली पॉसिबल है। नो डाउट अभी इसको 200 के ऊपर जाके टिकना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। सो नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा 190 और 200 के ऊपर जाके कहीं टिक पाएगा। तो थॉट यही है कि फिलहाल उछाल में अगर ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहें। और यहाँ से इनको मैं बेचने की तो राय इतनी नीचे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कैपिटल इनका है। बट फिलहाल मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि 145 से लेके 175 की एक ट्रेडिंग रेंज है। रेंज के अपर एंड पे डेफिनेटली थोड़ा हल्का होना चाहें तो मेरे ख्याल से हो जाएं। फ्रेश मोमेंटम इसमें 200 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जान आएगी। ओके, तो ये राय बन रही है गौरव के लिए। गौरव जी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। गुरुग्राम चलते हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरे पास सर अदानी पावर का 130 शेयर है 417 के प्राइस रेट पे। 417 क्या करना चाहते हैं सर? इसको तो अभी होल्ड करने का विचार है, बताइए आप क्या बताएं, सजेस्ट करेंगे इसमें। ठीक है सर्वेंद्र जी, होल्ड करने का विचार है। अदानी पावर में अभी नुकसान है, इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, बहुत चला हुआ स्टॉक है और पॉसिबली इन्होंने तो एकदम
मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग के एकदम टॉप के आसपास ये कहीं इन्होंने बाय कर लिया है इसको, तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली इनके लिए रिस्क है। मेरा मानना ये है कि फिलहाल तो थोड़ा सा नुकसान में, बट उछाल में यहाँ पे राय ये रहेगी कि अगर उछाल आए तो उछाल में मेरे ख्याल से बेच के निकलने की राय है। और मुझे लगता है कि नीचे में कभी नेक्स्ट 6 से 9 महीने में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 300-310 के लेवल्स भी नीचे में यहाँ करेक्शन में आएंगे। देखिए इतना चला है तो एक करेक्शन जरूर करेगा, ये सबको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन आएगा, वो 300-310 तक लेके जाएगा। तो नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में अगर कोई उछाल आता है तो वहाँ बेचने की कोशिश करें। हफ्ते 10 दिन में उछाल आता है उसमें बेचने की कोशिश करें। अच्छा, अब मैं सरविंद, हमने शुक्रवार को, थर्सडे को हम लोगों ने चर्चा की थी कि पोर्टफोलियो के अंदर जो ट्रेडिंग का एक माहौल होता है कि उसको समझना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि सरविंद हमें समझाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक स्टॉक ले लेते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, लेकिन उस दौरान स्टॉक ऊपर नीचे होता है। और कई बार होता है कि आपके पोर्टफोलियो का ही स्टॉक 30% 40% वीकनेस में आ गया, फिर वो ऊपर गया, फिर वो चलता रहा, फिर आ गया। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है कि इस फॉल को या इस राइज को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सके और बेहतर किया जा सके, म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में जिसको शार्प रेशियो भी कई बार कहते हैं जी, या हैंड साइड में इनडायरेक्टली लूजली आप ये कह सकते हैं कि यू आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। दुनिया में कोई टाइम नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी एंड एवरीथिंग इज़ टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग करना थोड़ा बहुत सीख लें या उसके करीब पहुंच जाएं तो शायद प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो ये जो पोर्टफोलियो ट्रेडिंग होती है, क्या होती है सरविंद जी? जी, जी। देखिए बिल्कुल बहुत मेरे दिल के करीब का सब्जेक्ट है। देखिए टाइमिंग जैसे आपने बोला, देयर इज़ नो होली ग्रेल। पहली बात तो आप समझ लें, चाहे आप बैलेंस शीट्स देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं, कोई होली ग्रेल नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं या 100 आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो सारे 100 के 100 इन्वेस्टमेंट्स आपके ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा कमा के दें, या सारे के सारे 100 ट्रेड आपको पैसा कमा के दें। एक अच्छा रेशियो अगर आप बड़े-बड़े प्लेयर्स का भी देखिए तो आई थिंक आप देखेंगे कि 60-70% जिसने ठीक से बाजार कर लिया और जिसने अपने रिस्क रिवॉर्ड्स ठीक से कर लिए, मतलब 1:2 और मोर, जिसने ये कर लिया, आई थिंक नेट नेट वो पैसे बना के चला जाता है। तो होल थीम यही है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक हैं तो आप सबको तो नहीं टाइम कर पाएंगे जैसे आपने बोला। और टाइमिंग का एक क्लीशे ये है कि लोगों को लगता है टाइमिंग का ये मतलब नहीं कि उसी दिन उसी हफ्ते में चले गए। टाइमिंग का मतलब है लास्ट मंथ ऑफ अ बुल मार्केट, बेयर मार्केट, आप आखिरी महीना 40 दिन तो डेफिनेटली टटोल सकते हैं एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब जैसे मैंने बोला 60-70% स्ट्राइक रेट के साथ। तो अगर आप उस लास्ट महीने तक में जाके कहीं बेच पाते हैं जब बाजार घूमने लगता है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी थर्सडे को कि 4 साल में अमूमन सेंसेक्स खुद ही 30% गिरता ही है एवरेज, और ये 40 साल का इतिहास है। तो जब इंडेक्स ही हर 4 साल में एक बार 25 से 30% घटता है तो स्टॉक तो बड़े आराम से 30 से 50 या उससे ज्यादा भी, मिड कैप्स तो उससे ज्यादा भी घट जाते हैं। तो आपने यही विंडोज को पकड़ना है और आपको देखना है कि बाजार की साइकिल की चाल क्या है, और आपको मिलेगी सेंसेक्स में, आपको पकड़ने मिलेगी, आपको एक मोटा मोटी पकड़ने मिलेगी जहां आप 60-70 टाइम्स अपने पोर्टफोलियो में अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपना स्टॉक बेच के, ऊपर में बेच के, मेंटली आपको अवेयर रहना है कि मैं ये बेच रहा हूं, इसका पैसा मैं कहीं भी यूज नहीं करूंगा। देखिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। आपने स्टॉक ए बेचा वर्थ 1 लाख रुपीज, आपको लगता है कि ये मुझे 70,000 में लेने के लिए मिलेगा, वो 1 लाख रुपए आप बाजार से निकालेंगे नहीं, ना ही किसी दूसरे स्टॉक में डालेंगे। उस 1 लाख रुपए को बेचने के बाद आप साइड में कहीं रखेंगे, लिक्विड फंड्स में या कहीं पे भी जहां पे आप उसको दोबारा एक्सेस कर सकें। और जब वो स्टॉक, अगर आपका कॉल सही गया और वो 100 वाला स्टॉक आपको 70 में मिल रहा है उसी साल में जिस साल में आपने बेचा है, तो व्हाई नॉट, आपको पोर्टफोलियो में ही 30% का गेन हो रहा है, आप उसको ले लीजिए। तो ये है पोर्टफोलियो ट्रेडिंग कि आपको उस मंथ में जाना है, वीक और मंथ के 30-40 दिन के दायरे में घुस के आपको देखना है कहां से आप उसमें 30 से 40% का रुझान निकाल सकते हैं। और अगर आप, जैसे मैंने बोला, अगर आप 60 में से 100 में से 70 बार भी इसको कर पाए तो आप आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी जगह होगा। क्योंकि जब आप अपने प्रॉफिट्स को भी नीचे डालेंगे, लाख रुपए की चीज बेची हुई आपको 17,000 में मिल रही है, मतलब वहां पे आप 1.3 टाइम्स ज्यादा ले सकते हैं। तो जहां आपने 100 शेयर बेचे थे वहां आपको नीचे में 130 शेयर आ जाएंगे। तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहेगा और आपका रिस्क भी कम होता रहेगा। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आपका शार्प रेशियो भी फ्लैटन हो जाएगा। तो बाजार के बड़े बड़े उतार चढ़ाव में आपका जो यील्ड कर्व है वो थोड़ा फ्लैट चलेगा, और वो एक अच्छी बात है, वो करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि हमेशा हो जाएगा कॉपी बुक, बट कोशिश भी नहीं करे इंसान तो फिर क्या करे सर, कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। और हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप टॉप पे बेचेंगे और बॉटम पे खरीदेंगे, तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप मार्केट की साइकिल को अगर समझ लें, लॉन्ग टर्म चार्ट देख लें, उससे आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाता है, तो कोशिश की जा सकती है प्रॉफिट को ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जाता है, रादर कि आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है 10 साल में उसने इतने मौके दिए आपको ऊपर नीचे कि आप समझ नहीं पाए। ये एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है।
तो इसीलिए हमने कहा इस पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात कर दें। एक चीज़ लेकिन सरविंद मैं कहूँगा कि ये करने के लिए ना बहुत कलेजा चाहिए, क्योंकि एक बार बेचने के बाद आपने कहा ना साइड में पैसा रख दो, दोबारा घुसने में फिर 90% लोग मिस कर देते हैं, कुछ इधर उधर ले लिया, कुछ और ले लिया, लेकिन उसी स्टॉक को दोबारा आप लेंगे क्योंकि वो आपकी रिसर्च का स्टॉक है। इसके लिए थोड़ा हिम्मत, जिगर और आँख कान खुले रखने पड़ेंगे। पेशेंस चाहिए सर और कन्विक्शन चाहिए। अगर आपको आपका स्टॉक अच्छा लगता है तो आप उसका पैसा साइड में रखिए। देखिए, दो चीजें होंगी, आपने कोई चीज 100 रुपए में बेची और उसका आपने एक स्टॉप लॉस सोचा मन में कि भाई 110 के ऊपर गया तो मुझे दोबारा लेना है, तो आपको वो जो पैसा आपने साइड में रखा है उसी चीज से आपको उस स्टॉक को जाके दोबारा लेना है, अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेड गलत हो गया। हम जब किसी को बेचने बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपको बोला बाय एंड फॉरगेट। ऐसा कभी भी हम कॉल नहीं देते कि बाय एंड फॉरगेट एंड सेल एंड फॉरगेट, दोनों ट्रेड गलत है। सेल एंड फॉरगेट और बाय और फॉरगेट दोनों गलत है। आप 2 से 3-4 साल की चाल पकड़िए, उसमें से बेचिए भी और लीजिए भी और इन आउट होते रहिए। एक एग्जांपल अगर मुझे देना पड़े जैसा केस स्टडी, तो आप देख लीजिए कि अभी हम बीच में स्टॉक डिस्कस कर रहे थे, गेल 75 से लेके 150, मोटा मोटी 150 की रेंज में 8 साल से फंसा है। 7 मौके दिए, 75 में लेके 150 में आप बेच सकते हैं, तो आपके पैसे तो वैसे ही 5 गुने 6 गुने हो जाएंगे खाली अगर आप गेल ट्रेड करते हैं। फॉरगेट अबाउट बाय एंड होल्ड। अगर आपने 8 साल में गेल ठीक से ट्रेड किया है तो 500 गुना पैसा आप गेल में बना सकते थे, जबकि भाव वहीं का वहीं है। सो ये एक मिथ है कि बाय एंड होल्ड और स्टॉक को मल्टीबैगर होना जरूरी है। अगर किसी स्टॉक का दायरा आपको समझ में आ गया 75 to 150 और वो 8 साल तक उसी में चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? 75 में लीजिए, 150 में बेचिए, 75 में लीजिए, 150 में बेचिए। गेल तो खाली एक एग्जांपल है, मोटा मोटी मुझे याद आया, बट कई सारे सरविंद, बहुत सारे उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं देता हूँ, ये किसी प्रकार से सिर्फ एक उदाहरण समझा जाए। हैप्पीएस्ट माइंड को देखिए आप, आईपीओ के बाद से वो 10-15 गुना हो गया, 1500 रुपये टच करने के बाद 1000 रुपये पे लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि एक स्टॉक हमेशा चलता ही नहीं रह सकता, वो कहीं भी जाके कंसोलिडेट करेगा। तो वो आपको रीड करना आना चाहिए, इसीलिए हमने ये सेशन रखा था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे जो कई लंबी चाल चलने के बाद फिर वो कंसोलिडेट करें। दीपक नाइट्रेट देखिए 2829 चलने के बाद 2000 के आसपास मंडरा रहा है, तो 1000 रुपये का वो गैप बना हुआ है अभी, जो कभी न कभी पूरा करेगा ये, अगर आपको अच्छा लगता है तो खैर इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। और ये हमने चूंकि वायदा किया था आपसे कि एक पोर्टफोलियो ट्रेडिंग आपको समझाएंगे क्या होती है, तो ये हमने कोशिश की। अब फटाफट सवालों की तरफ चलते हैं। मुंबई से प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मेरे पास यूपीएल का 800 शेयर है 808 के भाव में, और डीसीबी बैंक का है 98 के भाव से लिया हुआ है। उसका थोड़ा जानना है, यूपीएल का तो जानना है क्योंकि वो बहुत 8-9 महीना में होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सरविंद बताइए यूपीएल में। जी, इसकी चर्चा करने से पहले खाली इतना ऐड कर दूं, जो पोर्टफोलियो ट्रेडिंग है ये सीख के करनी है, प्रोफेशनली करनी है और अच्छे से करनी है, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा सीखने, लेकिन सीखी जा सकती है। जैसे कि रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडिंग ग्रुप बनाया था, वैसे ही आई थिंक इसको भी सीखा जा सकता है। सो सबको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। बात जहां तक रही यूपीएल की और डीसीबी की, आई थिंक यूपीएल में क्लियरली मुझे लग रहा है कि एक अच्छा करेक्शन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म करेक्शन तो पूरा हुआ और मुझे लगता है कि 650 के आसपास, 650 और 630 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बन गए। तो जब तक आई थिंक वो दायरे होल्ड होते हैं तो मुझे लगता है कि उछाल एक इसको 720 730 तक लेके जाएगा। उसके बियॉन्ड मुझे अभी यूपीएल में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, तो 630 to 730 की एक ट्रेडिंग रेंज है। अपर एंड पे डेफिनेटली थोड़ा हल्का होने की मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा रहा डीसीबी बैंक, जहां मुझे लगता है कि आई थिंक अच्छे करेक्शन यहाँ पे 1.5-2 साल के करेक्शन अब पूरे हो रहे और स्टॉक संभलने की तो डेफिनेटली कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक यहाँ पे आपको 9500 के सपोर्ट्स वायलेट नहीं हो रहे, अच्छे सपोर्ट्स है वहां पे, तो 9440 के स्टॉप लॉस से डीसीबी बैंक के ट्रेड में बने रहें और यूपीएल को उछाल में बेचने की कोशिश करें। यूपीएल को उछाल में बेचने की कोशिश करें। जिग्नेश देव हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। जिग्नेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, नमस्कार। मेरे पास लिंडे इंडिया है, 88 शेयर है, 3599 में मैंने लिए हुए और शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब कितना होता है आपके लिए? 1 मंथ मैक्स टू मैक्स। ओके, 1 मंथ के लिए लिया है लिंडे इंडिया, जहां से खरीदा तो वहां से 400 रुपये नीचे। सरवेन बताइए क्या करें 1 महीने के लिए? देखिए, पहले तो रॉन्ग चॉइस। अगर 1 महीने की ट्रेडिंग करनी है तो रॉन्ग चॉइस, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द स्टॉक, इन टर्म्स ऑफ कि उसमें होते ही 25-30 हजार शेयर है दिन के ट्रेडिंग एवरेज। कभी कभार कभी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आ गया तो 1-2 लाख शेयर्स के मुझे वॉल्यूम दिख रहे हैं, बट मोटा मोटी दिखता है मुझे कि उसमें मुश्किल से 30-40-50 हजार शेयर के ऊपर राउंड फिगर अगर आप मान लें तो उसके ऊपर होते नहीं। तो यह ट्रेडिंग स्टॉक तो रहा नहीं। अब वो अलग बात है कि स्टॉक अच्छा है, ओवरऑल सेटअप्स भी लॉन्ग रन में मीडियम टर्म में अच्छे बन रहे हैं, बट बहुत चल गया था पीछे से। तो आई थिंक डाइजेस्ट कर रहा है अपने इस मूव को और 3000 से लेके 3200 तक के सपोर्ट्स रहेंगे।
और वहीं पे आई थिंक उन सपोर्ट्स के आसपास ये कहीं सपोर्ट्स लेता रहेगा, लेकिन चलने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो बट मैं यही मान के चलूंगा कि 3000 के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आएगा यहाँ पे, बट 3000 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। जब तक वो नहीं ट्रिगर होता है तब तक ट्रेड में ऑलरेडी बने रहें, क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हैं। इलिक्विड स्टॉक है तो टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेग में ये 3500 से 3600 के टारगेट्स तो दिखाएगा, बनिस्बत कि 3000 नहीं तोड़ता डिसाइसिवली। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। चलिए एक सवाल ट्विटर से लेते हैं। इनोसेंट इनका ट्विटर हैंडल नाम है। इन्होंने इरकॉन के 40 शेयर खरीदे हैं जी। नहीं, इरकॉन एट 40 पे खरीदे, क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए, बहुत ज़्यादा तो अभी स्टॉक ने उन लेवल से कुछ किया नहीं है, और डेटा भी इसमें आप देखिए जहाँ से आईपीओ आया वहाँ से कमी है, मतलब, और जहाँ से भी आया डेटा जितनी रेंज है 2 साल की, वो 35 से लेके 50 के बीच में मोटा मोटी रेंज है। तो आई थिंक साइडवेज रेंज बाउंड स्टॉक है, और 35 से 50 तक के दायरों में ही ट्रेड करें इसको। 50-55 के ऊपर जब निकलेगा तब कुछ नया आई थिंक ब्लू स्काई टेरिटरी पकड़ेगा और कुछ नया बनेगा, बट लिस्टिंग के टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पैटर्न्स तो दिख नहीं रहे हैं। तो 50 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट है, 50-55 के ऊपर। इन दैट मीन टाइम 35 से 50 की एक ट्रेडिंग रेंज है, उसको प्ले करना चाहें तो मेरे हिसाब से प्ले करें। ओके, इस बीच एक खबर भी आ रही है कि इजी ट्रिप को बोनस और स्प्लिट कर दिया गया है। एक शेयर पर 3 बोनस शेयर मिलेंगे और एक शेयर को 2 में स्प्लिट कर दिया गया है। तो 3 और 2 5, यानी और ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा, इक्विटी का साइज़ और बड़ा हो जाएगा। एक शेयर को 2 में पहले स्प्लिट किया जाएगा और एक शेयर पर 3 बोनस दिए गए। इजी ट्रिप 418 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सरविंद, ज्योति है एक जो ट्विटर पर सवाल जानना चाहती है कि इन्होंने निफ्टी 17,000 का पुट लिया है, अक्टूबर एक्सपायरी का, 131 रुपए का, 20 अक्टूबर की एक्सपायरी का है, क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेड में फिलहाल तो बने रहे, जैसे मैंने बोला, अगर एक थोड़ा इसको आज का दिन तो देख लें 17,000 के आसपास ये क्या करेगा, कैसे ब्रेक करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। ट्रेड में ऑलरेडी हैं तो मेरे ख्याल से टाइम है इनके पास, अभी 10-1 दिन है, तो 2-3 दिन इस ट्रेड को और दे दें। और इन द मीन टाइम मैं इनको निफ्टी का एक लेवल दे देता हूं कि अगर निफ्टी किसी कारण से, जैसे मैंने बोला, 17,256 के ऊपर टिकता है तो उस समय इनके पुट का जो भी भाव हो, मतलब एक 60-70 रुपए यहाँ से नीचे होगा, बट कॉस्ट के आसपास उस समय निकलने की कोशिश करें। कॉस्ट पे स्टॉप लॉस बना के रखें, 2 दिन ट्रेड को और होल्ड करें। मेरे हिसाब से अगर 17,000 टूटेगा तो इनके थोड़े पैसे अच्छे बनने चाहिए यहाँ। ओके, होल्ड करके रखिए। पुलकित बग्गा के पास चलते हैं, दिल्ली। पुलकित जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। मेरे पास सर 2 स्टॉक है। एक है टाटा मोटर 454 में लिया 50 शेयर, एंड कैनरा बैंक है 249 में 125 शेयर। एंड मेरा व्यू सर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। ठीक, सरविंद पहले टाटा मोटर्स बताइए। देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ तो एक मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लास्ट 3-4 महीनों से जो साइडवेज टू डाउन गया है, इनफैक्ट टॉप इसने बना लिया था इस स्विंग का 8वें महीने में ही इसका जो टॉप बन गया है। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से एक मल्टी मंथ करेक्शन कंप्लीट लग रहा है मुझे, और यहाँ से लॉन्ग टर्म इनका दायरा है तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस अगर आनी भी है तो आई थिंक जब तक स्टॉक यहाँ पे आपको, जब तक स्टॉक 390 के बहुत ज़्यादा नीचे फिसल के बंद नहीं करेगा तब तक आई थिंक इस साइकिल में, इस लेग में इसका जो होना था वर्स्ट हो गया है। तो मैं कहूँगा 388.40 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स के ट्रेड में बने रहें फिलहाल। बट अगर उछाल आए तो डेफिनेटली इसको 430-440 के आसपास रिव्यू जरूर करें, क्योंकि 440-450 के ऊपर अगर बंद नहीं देता है तो फिर वापस साइडवेज रेंज में ही चला जाएगा, टाइम लग जाएगा इसमें इनका पैसा बनने में। तो 450 के आसपास मेरे हिसाब से इनको बेचना भी चाहिए। और केनरा बैंक में क्या करें? जी देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में तो आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है अभी तो लास्ट जो मूव्स आए उसके बाद एक अच्छा करेक्शन हो गया, और अब यहाँ पे कहीं उस मूव को डाइजेस्ट करने के बाद नेक्स्ट लेग चलने की कोशिश है ऊपर में। तो मेरा मानना यह है कि 208 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखे कैनरा बैंक में, और मेरा मानना है कि वापस 245-250 के लेवल्स यहाँ पे नेक्स्ट 1 से 3 महीने में आने चाहिए। ओके, तो इसको भी होल्ड करके रखिए। आगरा से सौरभ जी है फोन लाइन पे। सौरभ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर, नमस्कार। मेरे पास 2 शेयर हैं। कोचिंग शिपयार्ड के शेयर हैं 560 494 की रेट पर, और सिरमा एसजीएस के शेयर हैं 800 326 की रेट पे। दूसरा तो कौन मैं सा ये पता बताया? करना चाह रहा हूँ कि
सिरमा SGS जो अभी लिस्ट हुआ IPO में है। लिया था। हाँ जी 326 की रेट में 800 शेयर। मैं सिरमा SGS को बेच के मजडॉक लेना चाह रहा हूँ, तो एक तो वो सलाह लेना चाहूंगा और एक कोचिन शिपयार्ड के ऊपर लेना चाहूंगा। कोचीन का तो ले लो सर, सिग्मा का चार्ट बहुत ही छोटा होगा, तो अभी मुश्किल से महीने 1.5 महीने की लिस्टिंग है। एनीवे खैर मैं सरविन से पूछता हूँ। सरविन पहले तो कोचीन शिपयार्ड पे बताइए क्या करें। देखिए कोचिन शिपयार्ड में तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म आप सारे सेटअप्स देखिए तो अभी चल रहा है, आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे इसमें यहाँ बने रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो स्टॉप लॉस आएगा वो तकरीबन यहाँ पे आपको एक रखना पड़ेगा 511 रुपये 40 पैसे पे। आई थिंक उस स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड में इनको बने रहना चाहिए। सिग्मा पे कोई व्यू दे पाएंगे? नहीं नहीं सर, बहुत ही कम डेटा है, 1.5 महीने की लिस्टिंग है। जी कुछ बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है और कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा इतने छोटे डेटा। सौरभ जी टेक्निकली बड़ा मुश्किल है उस पर कॉल देना, क्योंकि चार्ट पे बिल्कुल पैटर्न होगा नहीं, तो गलत राय देना ठीक नहीं है। इसलिए इस पे हम लोग किसी और शो में जब फंडामेंटल गेस्ट होंगे तो उनसे राय देंगे, या ट्विटर पे आप नज़र रखिएगा, मैं किसी से पूछ के उस पर बताऊँगा आपको। रोहित जी हैं हिसार हरियाणा से हमारे साथ। रोहित जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर मेरे पास सर हीरो मोटो कॉर्प के सर 2750 कॉल ऑप्शन पे सर 3 लॉट है सर मेरे पास 46 के प्राइस पे। वो जो विडा लॉन्च हुई उसको देख के लिया है क्या? हाँ जी सर। है ना उसी चक्कर में लिया है ना? हाँ जी सर। सरवेंद भाई हीरो मोटो का कॉल ले लिया इन्होंने 2750 वाला 243 पे, और अब ये पिछले बीते शुक्रवार को एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की जिसका नाम है विडा, और जिसकी कीमत जो है 1.5 लाख के राउंड है आसपास, ऊपर नीचे। तो चूंकि हीरो मोटो से बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था कि वो ऐसी कोई पहल करेंगे, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर लॉन्च किया है, और अभी शुरुआत में शायद 8-10 शहरों, उसके बाद फिर पैन इंडिया होगा। तो इस खबर पर रोहित जी ने कॉल ऑप्शन ले लिया। अब बताइए क्या करें। नहीं इनकी स्ट्राइक और इनका प्राइस क्या है सर? आई थिंक मेरे पास 2750 2750 का स्ट्राइक प्राइस है, और कॉल का कीमत है 243। नहीं 243 नहीं होगा सर, 16 रुपए चल रही है वो कॉल। एक मिनट रोहित जी, कितने में लिया आपने? 46। अरे भाई फिर गलत मेरे पास जाएंगे, 46 में लिया सर इन्होंने। जी नहीं देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे टू व्हीलर से है नहीं। ऑटोज में डेफिनेटली मैंने अभी लास्ट शो में भी अगर इन्होंने ध्यान दिया तो सुनना बहुत चाहिए ध्यान से। हमने यही बोला था कि BSE ऑटोज का भी जो आउट परफॉर्मेंस था निफ्टी के साथ एक नया हाई रख दिया, वो कंप्लीट हो गया। तो अब बिकॉज ऑफ अंडरलाइन कुछ स्टॉक्स की वजह से इंडेक्स वो चल रहा था, बट टू व्हीलर्स में ऑलरेडी प्रेशर है ज़्यादातर नामों में, एक आध को छोड़ के। तो आई थिंक ये प्रेशर यहाँ बना रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि इनका स्ट्राइक ये 200 पॉइंट ऊपर जाके इन द मनी हो पाएगा। और अगर हुआ भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपायरी, तब तक इनके सारे पैसे इसमें पिस चुके होंगे। तो ऑलरेडी इनका बहुत ज़्यादा प्रीमियम जा चुका है। इनको जहाँ पे भी कंफर्ट लगे, आई थिंक मेरी तो राय निकलने की रहेगी। अब ये देख लें कि यहाँ पे निकलना चाहते हैं कि थोड़ा अगर उछाल आता है उसमें निकलना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली चांसेस मुझे कम लगते हैं। ओनली 20% चांसेस कि ये स्ट्राइक इस महीने के एंड में इन द मनी होएगा। क्या करेंगे फिर आप? मेरे हिसाब से तो निकलना चाहिए सर। अब ये देख लें इनको कहाँ निकलना है, उछाल में थोड़ा निकलना है या यहीं पे निकलेंगे, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली हुई है उन्होंने। इस पर आप कॉल ले लीजिएगा, क्योंकि जाने की संभावना केवल 20% है, और टाइम डिके में फिर आपका पैसा डूब जाएगा। चलिए अगला एक और सवाल लेते हैं। विशाल है बेंगलुरु से हमारे साथ। विशाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक्साइड का 160 शेयर्स है एट द प्राइस 191, और बायोकॉन का 110 शेयर्स है एट द प्राइस 366। तो क्या करना है मुझे? आपने ट्रेडिंग के लिए लिया इनको? लॉन्ग टर्म व्यू से लिया था सर, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से है मेरे पास। ओके सरविंद, पहले एक साइड पे फिर बायोकॉन पे। जी देखिए बैटरी स्पेस में अगर आप देखें तो सारे जो बड़े नाम हैं, आई थिंक वो काफी मल्टी क्वार्टर डिक्लाइंस वहां पे चल रहे हैं और मल्टी ईयर डिक्लाइन चल रहे हैं। तो इनके सबके हाईज 2018 में ही बन गए। तो आई थिंक अगर इन्होंने हाल फिलहाल में लिया है तो अगेन अ रॉन्ग चॉइस। इन्होंने एक वीक सेक्टर और वीक परफॉर्मिंग स्टॉक लिया हुआ है, बट अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा पिस चुका है। और अब मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली अगर आप देखूं तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड्स मुझे लग नहीं रहे। 140 145 के नीचे बहुत ज़्यादा जाएगा फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। और वहीं पे आप देखें तो लास्ट 2-2.5 साल के वो सारे लोज उधर ही हैं। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। मेरे ख्याल से 140 के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अब यहाँ से तो मैं इनको नहीं बोल सकता कि यहाँ से निकलें और ऊपर जाए, उछाल में आए और एक कोई डिसेंट अपमूव बने, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिव्यू करें और थोड़ा पैसा यहाँ से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वीक सेक्टर है, वीक स्पेस है।
नेक्स्ट रैली में उतना परफॉर्म करेगा नहीं, अगर नेक्स्ट रैली चालू भी जहां से होती है तो 140 के स्टॉप लॉस से फिलहाल बने रहे, लेकिन उछाल में निकलने की राय है। और दूसरा है बायोकॉन। बायोकॉन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट रुझान सेम ही है, मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे भी चल रहा है। स्टॉक ये भी वही है जो तकरीबन 1-1.25 साल से इसका भी करेक्शन चल रहा है, बट बेहतर लग रहा है सेटअप यहाँ पे एटलीस्ट एक्साइड से। तो मैं इनको यही बोलूंगा कि ट्रेड में बने रहें, और अगर थोड़ा दायरा लॉन्ग टर्म है तो ट्रेड में बने रहें, और कहीं मेरा मानना है कि अराउंड 250 अगर थोड़ा एवरेज करना चाहें तो बायोकॉन को एवरेज भी कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। लेकिन जो एवरेज 250 के आसपास जो क्वांटिटी लेंगे नहीं, उस पे इनको 234.40 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। नई क्वांटिटी पे लॉस में खड़े नहीं रहना है, नई क्वांटिटी पे 234 का स्टॉप लॉस और 250 के आसपास एवरेज करें बायोकॉन को। सरविंद, एक सवाल और है, ट्विटर पे स्वतंत्र श्रीवास्तव लखनऊ से हैं जी। ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने 5000 शेयर HFCL के खरीदे 80 रुपए पर, 3 महीने सिर्फ रुक सकते हैं, क्या करना चाहिए इनको? मुश्किल सवाल है, क्योंकि स्टॉक देखिए बहुत ज़्यादा एक्टिव कवरेज में नहीं है, इसको छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया। देखिए क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ, अब इनका मुझे पोर्टफोलियो साइज नहीं मालूम तो मैं नहीं बता सकता, बट मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर में निकलने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कोई सेटअप्स पसंद नहीं आ रहे, कहीं और अच्छी जगह पैसा डालें जहाँ पे पैसे इनके थोड़े बन सके। ओके सरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और ईज माई ट्रिप पे भी हमारी चर्चा हो रही थी सुमित से, कितने हो चुके टोटल? मतलब प्री IPO से बताओ। अच्छा, तो कुछ आंकड़े भी नीरज जी से मेरी डिस्कशन में आए थे। ईज माई ट्रिप का जब IPO नहीं आया था, उससे पहले 2019 के आसपास कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग में इस तरह से बदलाव किया है। पहले एक बोनस लाए, रेशियो भी पता नहीं, वो भी दोबारा पढ़ूंगा जाके क्या था, लेकिन बोनस आया है। तो पहला बोनस आया, फिर उसके बाद एक स्प्लिट आया जब इन्होंने अपनी 10 की फेस वैल्यू घटा के 2 की फेस वैल्यू किया। यानी अगर आपके पास एक शेयर हो और आप मिनिमम बोनस आपको मिला हो तो 1:1 तो पहले मिल गया, तो 2 हो गए। फिर वो 2 शेयरों पर आ गया स्प्लिट, तो 1 पे 5 हो गए, तो 10 तो वही हो गए। उसके बाद फिर आया बोनस, अभी भी रेशियो पता नहीं है, लेकिन मैं 1:1 मानता हूं, तो 10 के हो गए 20। वो 20 शेयर के बाद आपके हुई लिस्टिंग के बाद फिर आया बोनस 1:1, आपकी वही रेशियो मुझे पता है, 40। तो फिर हो गए 40। वो 40 शेयर पे आ गया आज एक और स्प्लिट, जो 2 की फेस वैल्यू को भी घटा के 1 कर दिया, तो 40 बन गए 80। और उसके ऊपर 1 पर आ गया 3 बोनस, यानी 80 से तो आपको करीब करीब 240 शेयर और मिल गए। तो 240 शेयर नहीं, अभी 80 भी तो है जो आपके हाथ में, 3 तो बोनस आए आपको, तो 320 शेयर हो गए आपके एक शेयर। इस तरह का इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है IPO से लेके अब तक। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं पता, लेकिन डाइल्यूशन जरूर हुआ है। एक चीज़ बहुत गौर करने वाली बात है कि जितनी कंपनियों ने पिछले 2 साल 3 साल में IPOs लेके आई हैं, एक तो ज़्यादातर 1 रुपए की फेस वैल्यू पे लेके आ रही हैं, और उसके बाद बहुत सारी कंपनी जो है स्प्लिट और बोनस कर रही है। अभी नाइका ने भी किया था ना, उनका भी रेशियो अच्छा खासा 1 पे 5 था। 1 पे 5। तो ये मुझे नहीं पता क्या ट्रेंड है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को स्टडी करना चाहिए कि एकदम से इतना ज़्यादा, अभी तो लिस्ट हुए हैं, अभी तो कुछ ठीक से समझ भी नहीं पाए लोग, और एकदम से स्प्लिट और बोनस तो और ये। एक ही छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या उस समय पर आपको नहीं पता था आपका इक्विटी साइज क्या होना चाहिए, या अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा है कि आपका इक्विटी साइज क्या होना चाहिए? नहीं, और ऐसा कौन सा आपने बहुत प्रॉफिट बना लिया कि आपको बोनस देना है? ये आपका इतना कौन सा नॉन अफोर्डेबल शेयर हो गया एक्चुअली जो आपको, तो लोग पूछते हैं कि TCS भी तो एक फेस वैल्यू है, लेकिन TCS को 2004 से लेके आज तक में सिर्फ 3 बोनस देने पड़े हैं। अरे वो कितने 40-50 साल की कंपनी है भाई। और दूसरा उसका प्रॉफिट देखिए, TCS टाटा ग्रुप का दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी है एक्चुअली। तो इस तरह ही कंपनी के साथ बोनस देना और आज इस तरह ही कंपनी के साथ बोनस देने में बहुत अंतर है। नहीं बिल्कुल, मैं ऐसे अभी नहीं, ये खबर आई तो मैं सोच रहा था, मेरा कोई व्यू नहीं है, लेकिन इस पर स्टडी करना चाहिए कि जो रिसेंटली लिस्टेड थी जल्दी बोनस और स्प्लिट करने, आज ही मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। इस पे अगर आप रिसर्च करें, हम लोग लिंक करते हैं हाँ, तो ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकली है। क्यों है कि पिछले 3 हाल फिलहाल की ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने बैक टू बैक बोनस, बैक टू बैक स्प्लिट दिया, और मैं उनकी DRSP से निकाल रहा हूँ डिटेल की कब बोनस आया कब स्प्लिट आया, इसीलिए कि जरा देखो कि पहले ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी और लिस्टिंग के 2 साल के अंदर ही आपने 2 साल के पहले ही आपने इतना स्प्लिट दे दिए, और 2 साल के बाद आपने फिर बोनस दे दिया। यानी 2019 से लेकर अब तक कोविड ड्यूरेशन में, जबकि ईज माई ट्रिप जैसी कंपनी का ग्रुप में दिक्कतें भी काफ़ी आई होंगी क्योंकि जिस बिजनेस में आई है, और इस ड्यूरेशन में आपने 4 साल के अंदर 1, 2, 3, 4 बोनस और 2 स्प्लिट दे दिए। इतना बड़ा डाइल्यूशन इतनी जल्दी,
मतलब खैर ये तो इंटरेस्टिंग है, इस पे बात करेंगे आगे भी हम, लेकिन फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 का वक्त हो गया है। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पर, बाजार पर, रणनीति पर। लेकिन पहले देख लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटकर बातचीत करते हैं।